Welcome to Smart Chemistry YouTube channel. Subscribe now. वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंडेमान थ्योरी की। ये लिंडेमान थ्योरी कौन सी रिएक्शंस पे एप्लीकेबल होती है, क्या होती है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं, जो ये लिंडेमान थ्योरी है ये केवल यूनिमोलिकुलर गैसीय जो रिएक्शन है उनके ऊपर एप्लीकेबल है। बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ट्राइमोलिकुलर या पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन है उन पे एप्लीकेबल नहीं है। सो देखते हैं कि लिंडेमान थ्योरी क्या होती है। जैसे मेरे पास कोई रिएक्टेंट है ए, ये चेंज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, तो जो लिंडेमान थ्योरी है उसके अनुसार इसकी मैकेनिज्म क्या होगी देखते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये रिएक्टेंट है, ये चेंज होता है इसके अंदर, यहाँ पे रेट कांस्टेंट K1। जब इसकी रिवर्स रिएक्शन देखते हैं तो ये जो मेरे पास इंटरमीडिएट बना है वो रिएक्टेंट के अंदर डिकम्पोज हो जाएगा और K-1 रेट ऑफ कांस्टेंट होगा इसका। और जो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गई। अब सेकंड स्टेप देखें, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो चेंज हो जाएगा प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे जो वेलोसिटी कांस्टेंट है वो K2। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, मेरे पास जो रिएक्टेंट है यहाँ पे ए एक रिएक्टेंट है, इनके बीच में कोलिजन होगी, टक्कर होगी और कोलिजन के फलस्वरूप मेरे पास ए स्टार, जिसे ए स्टार से रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे एक एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल जिसे हम इंटरमीडिएट कहते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। और जो ये स्टेप होगी इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसे K1 से डिनोट करेंगे। अब मेरे पास यहाँ पे ए स्टार जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है उसका फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है उसमें ये ए स्टार एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है वो डिकम्पोज हो जाएगा, अपनी रिवर्स रिएक्शन के थ्रू डिकम्पोज हो जाएगा रिएक्टेंट के अंदर। और उस स्टेप का वेलोसिटी कांस्टेंट क्या होगा, K-1। अब जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल बना है ए स्टार वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएगा। यहाँ से जो ये रिएक्टेंट है पहले स्टार इंटरमीडिएट के अंदर चेंज होगा, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ये थर्ड स्टेप होती है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट K2 होगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ से जो ए स्टार है वो मेरे पास एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो सबसे पहले देखते हैं जो ए स्टार एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है उसका रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। रेट ऑफ एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल, जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है अपने पास इंटरमीडिएट है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। वेलोसिटी कांस्टेंट क्या है अपने पास K1, जिसमें एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ से K1 और A इंटू A, या इसको कह सकते हैं हम A K1 A की स्क्वायर। ये तो हो गया रेट ऑफ एनर्जाइज्ड जो मॉलिक्यूल है उसका। अब अगर हम देखें इसका डिकम्पोजिशन करवाएं वापस रिएक्टेंट के अंदर, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। अब रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन देखिए, जैसे ए स्टार है वापस रिएक्टेंट के अंदर इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो रिएक्टेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ पे जो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल है इंटरमीडिएट है ए स्टार से जिसे रिप्रेजेंट किया गया है, इसका जब सेकंड स्टेप में डिकम्पोजिशन होता है तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बट इसमें जब हम रिवर्स रिएक्शन देखें इसकी, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, अपने पास रेट कॉन्स्टेंट है K-1 और अपने पास जो साथ में क्या है यहाँ पे A इंटू A, यहाँ पे इसमें जब डिकम्पोजिशन होता है इसका तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे प्लस में K2 और A स्टार। सो एनर्जाइज्ड मॉलिक्यूल का रेट ऑफ रिएक्शन देखिए तो ये वाला आता है, और जब इसका डिकम्पोजिशन देखिए तो ये वाली स्टेप आती है अपने पास। अब ओवरऑल रिएक्शन का हम जब डिकम्पोजिशन देखते हैं तो क्या आएगा, जैसे जब इसका हम रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं टोटल ओवरऑल, तो यहाँ से K1 A स्क्वायर
अपने पास था और साथ में माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट इसका प्रोडक्शन होता है तो प्लस चार्ज आता है, और अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो माइनस चार्ज आता है। तो माइनस K-1 और ए स्टार माइनस K2 ए स्टार। हमारे पास जो एनर्जाइड मॉलिक्यूल उसका टोटल रेट ऑफ रिएक्शन ये आता है। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे K1A² पॉजिटिव वैल्यू है, बाकी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको एक साइड में रख लेते हैं। जैसे K1A², जब इसको इस टाइम में इस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में सॉरी पॉजिटिव वैल्यू में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से प्लस K2 ए स्टार, हमारे पास ये रिएक्शन निकल के आती है। अब आप ये लोग नोट कर लीजिए, मैं आगे ऊपर इरेज कर देता हूँ। जैसे यहाँ से ये तो काम में आएंगे आगे। हमारे पास ये वाली जो लास्ट रिएक्शन है निकल के आती है। अब इसके अंदर हमें जो यहाँ पे दोनों के अंदर ए स्टार कॉमन आ रहा है, तो ए स्टार है, इसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से K1 A², यहाँ से ए स्टार कॉमन आ रहा है, ए स्टार को कॉमन ले लिया। और अब हमें ए स्टार की वैल्यू निकालनी है। तो अब ए स्टार को वैल्यू है, इसको एक साइड पर रख लेते हैं, बाकियों को एक साइड ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ए स्टार इक्वल्स टू क्या होगा, K1 A² बटा K-1 प्लस K2। हमारे पास यहाँ पे ए स्टार जो इंटरमीडिएट है, एनर्जाइड मॉलिक्यूल है, उसकी वैल्यू आ जाती है। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेट देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन आर से डिनोट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होगा, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो सेकेंड स्टेप में हो रहा था, तो सेकेंड स्टेप का जो रेट वेलोसिटी कांस्टेंट है वो K2, साथ में ए स्टार चेंज हो रहा था प्रोडक्ट के अंदर। सो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, R इक्वल्स टू K2 ए स्टार। यहाँ पे हमें ए स्टार की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से पुट कर देनी है। जब हम पुट करते हैं तो R इक्वल्स टू K2 साथ में K1 और A² बटा K-1 A प्लस K2, ये वाली वैल्यू आती है। अब ये जो है लिंडेमान थ्योरी का डेरिवेशन। अब यहां से इस इक्वेशन को देखने पे हमारे पास दो कंडीशन आती हैं, दो कंडीशन अराइजेज होती है यहाँ से। तो चलिए देखते हैं कि वो दो कंडीशन कौन सी होती है। यहाँ पे जो ओवरऑल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन है वो इस इक्वेशन के थ्रू आ जाता है। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब यहाँ से दो कंडीशन होती हैं, तो मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूँ। यहाँ से जो रेट ऑफ रिएक्शन है ओवरऑल वो क्या आया, K1 K2 A बट्टा K-1 यहाँ से A प्लस में K2। पहला केस, जब पहले केस की बात करते हैं हम, K1 माइनस वेरी वेरी ग्रेटर देन K2, तो यहाँ पे जो K2 है वो K-1 की तुलना में बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। सो हम K2 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब हम K2 को नेग्लेक्ट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, K1 K2 K-1, यहाँ से ये K2 को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसे कैंसिल हो गया। सो K1 K2 अपॉन K-1। जब K-1 वेरी वेरी ग्रेटर देन K2 होगा तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आती है। और इस केस में जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। इसमें जो रिएक्शन होती है अपनी वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है।
सेकेंड केस के अंदर क्या होगा, K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1 इंटू ए। जब तो इसके अंदर क्या होगा, सेकेंड केस के अंदर K-1 ए है वो स्मॉल वैल्यू है, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर हम K-A जो वैल्यू है इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो अपने पास क्या वैल्यू निकल के आती है, K1 K2 ए की स्क्वायर। यहाँ से इस वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट करना है, K2, यहाँ से K2 से K2 कैंसिल, तो K1 ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू निकल के आती है। जब K2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K-1 इंटू ए, देन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। सो यहाँ पे दो कंडीशन आती हैं, जब K-1 ग्रेटर वैल्यू होती है तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है रिएक्शन, और जब K2 ग्रेटर वैल्यू आती है तब सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। अब जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है रेट ऑफ रिएक्शन की वो देखते हैं कि उसके अंदर होता क्या है। जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है इसकी, तो यहां से R इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये यूनिमोलिकुलर, क्योंकि ये जो लिंडेमान थ्योरी है केवल यूनिमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन पे ही अप्लाई होती है। साथ में हमारे पास ये मॉलिक्यूल, और अपने पास जो अभी लास्ट रिएक्शन आई थी R इक्वल टू वैल्यू, वो क्या थी, R इक्वल टू था K1 K2 ए की स्क्वायर बटा K-1 ए प्लस K2। सो यहां से K1 R सेम वैल्यू है तो पुट कर देते हैं इनकी वैल्यू। तो अब R इक्वल्स टू ये, R इक्वल्स टू ये, तो K यहां से यूनिमोलिकुलर और ये ए मोलिक्यूल। अब K यूनिमोलिकुलर इक्वल्स टू क्या होगा, K डैश। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल के आता है लिंडेमान थ्योरी का, यहाँ पे K की वैल्यू क्या है, K इक्वल्स टू क्या होगा, K इक्वल्स टू होगा K1 K2 बटा K-1 प्लस K2 ए। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास K डैश की वैल्यू निकल के ये आती है, और K यूनिमोलिकुलर इक्वल्स टू क्या होगा, K डैश। ये जो लिंडेमान थ्योरी है वो केवल यूनिमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन पे ही एप्लीकेबल होती है। ट्राइब और बाई पॉलीमोलिकुलर रिएक्शन है इन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। और रेट और रिएक्शन देख लिया हमने, इसके अंदर दो केस आते हैं, एक केस के अंदर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है और दूसरे केस के अंदर सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करती है। इस प्रकार जो लिंडेमान थ्योरी है वो केवल यूनिमोलिकुलर गैस रिएक्शन पे ही एप्लीकेबल होती है, अदर रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। सो इसका इंपॉर्टेंस काइनेटिक्स केमिस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट एग्जाम के अंदर पूछ ही लिया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं।